वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 24 जून 2021 और 24 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, खासकर के बीपीएससी अगर मैं बात करूँ तो बीपीएससी में 12 से 18 माह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से आपकी पूरी तरह अच्छे से हो जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। तो आपको वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर सारे वीडियो को आप एक एक करके देख पाएंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी से मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है। तो इस आंकड़े के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में पूर्णिया जिला टॉप पर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो आंकड़े था बिहार पुलिस का जनवरी से लेकर मार्च 2021 का था, ये ध्यान रखिएगा। ये हालांकि आने वाले समय में बदल भी सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिया। ठीक है, और यहाँ पर इनसे रिगार्डिंग बहुत ऐसे मतलब कि तथ्य थे जो कि मैंने आपको बताया था, तो वहां से आपके प्रश्न मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ उसे आप कॉपी में नोट कीजिए, ये आपको आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और जून माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। एक बार मैं पुनः यहाँ पे रिवाइज कर दूं तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। उसके बाद है 9 जून को बलिदान दिवस जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस और फिर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और फिर 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा 12 और 13 जून को ये हुआ था। और वहां पे है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा 18 जून को गोवा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया, ये आप ध्यान रखिए। 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व पिता दिवस। और विश्व पिता दिवस 2021 का थीम आपको याद रखना है, ये थीम है दुनिया भर में माता पिता की सराहना, ये 2021 का थीम है। उसके बाद 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, जो कि योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये 21 जून 2015 को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष का विश्व योग दिवस का जो थीम है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये योग फॉर वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग, और दूसरा जो है यह है कि बी विथ योग बी एट होम यानी कि योग के साथ रहें और घर पर रहें, ये दोनों थीम को आपको याद रखना है। और 21 जून को ही विश्व योग दिवस के अतिरिक्त विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया और इस वर्ष का विश्व संगीत दिवस का थीम है चौराहे पर संगीत, तो ये भी आप याद रखिए। उसके बाद 23 जून को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। और फिर यहाँ पे अगला है 24 जून, आज है 24 जून और आज है वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे प्रखंडों की बात किया जा रहा है तो 141 प्रखंड होगा। अगर यहाँ पे जिला पूछा जाता तो 16 जिला होता है इसका आंसर। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो यास तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार 16 जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने की घोषणा किया है, ये आपको याद रखना है। और यह मुआवजा राशि करीब 100 करोड़ रुपये होगा, जो कि मतलब यहाँ पे 141 प्रखंडों के किसानों को जो दिया जाएगा ये करीब 100 करोड़ रुपये का ये मुआवजा राशि होगा। और इस तूफान से सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 73,085.77 हेक्टेयर मतलब जमीन में लगी जो फसल है ये चौपट हुई थी, मतलब ये इसका जो मतलब कि क्षति हुआ था। तो यहाँ पर ये आंकड़े जो है
ये सरकारी आंकड़े हैं और इसी आंकड़े को ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है बिहार सरकार द्वारा कि 16 जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को ये मुआवजा राशि के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगला जो है यहाँ पे लिखा गया है कि आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अनुसार असिंचित खेतों की फसल नष्ट होने पर किसानों को 6,800 रुपया प्रति हेक्टेयर, सिंचित खेतों की फसल नष्ट होने पर 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सालाना फसल नष्ट होने पर 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलता है। तो ये आंकड़े जो यहाँ पे जो है ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, तो ये सारी चीजें यहां से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है तूफान की, तो इस वर्ष 2021 में 2 चक्रवाती तूफान अब तक आ चुका है, तो आपको दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो पहला चक्रवाती तूफान जो आया था ये ताउते था इसका नाम। ठीक है, ये अरब सागर में आया था, जिसका जो नामांकन किया गया था ये किया गया था म्यांमार के द्वारा। तो ताउते का जो अर्थ होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो म्यांमार के द्वारा इसका नामांकन किया गया और इसका जो मतलब अर्थ होता है ताउते का ये होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली। और वहीं पे दूसरे चक्रवाती तूफान की बात किया जाए तो दूसरा चक्रवाती तूफान जो था ये बंगाल की खाड़ी से टकराया था और इसका जो नाम था ये था यास और इसका जो नामांकन किया गया था ये ओमान के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है निराशा। हालांकि मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे मैंने पुनः आपको बताया, आई होप कि आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा। ये शराबबंदी कानून अभी बिहार में लागू है और इसी दिशा में एक पहल है। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 अंक दिया जाएगा। अब ये आखिर है क्या, ये पहल आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कराने में अब जिलों और थानों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा और इसको लेकर के मतलब कि इसके लिए 100 अंकों का पैमाना तय किया गया है, जिसमें कि हर माह कुल 7 बिंदुओं पर की गई कार्रवाई के आधार पर अलग अलग नंबर दिए जाएंगे और जिलों की रैंकिंग तय होगी। मतलब इस आधार पर यहाँ पर इस रैंकिंग से पता चलेगा कि किस जिला में कितना मतलब कि शराब का मतलब कि जब्ती किया गया है। ये सारी चीजें इस रैंकिंग के आधार पर पता चलेगा, कहाँ पे शराब की ज्यादा खेप पकड़ाता है, वो सारी चीजें यहाँ से इस रैंकिंग से पता चलेगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए अभी बिहार सरकार के द्वारा ये हाल ही में घोषणा किया गया। इसमें 7 पैमाने पर मतलब कि ये मतलब कि डिसाइड होगा कि इसका रैंक क्या होगा किसी भी जिले का। और यहाँ पे आगे है कि इस फॉर्मूले के तहत सबसे अधिक अंक शराब की जब्ती में दिया जाएगा। यदि 15,000 लीटर शराब एक महीने में किसी जिला पुलिस द्वारा जब्त की जाती है तो पूरे 25 अंक मिलेंगे, जबकि छोटे जिलों के न्यूनतम 200 और बड़े जिलों के लिए कम से कम 500 लीटर की जब्ती के लिए 1 अंक मिलेंगे। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36वां स्थान मिला है भागलपुर को। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और यह देश में रहने के लिए बेहतर सुविधाओं वाले शहरों की सूची है, जो कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिहार के 3 शहर शामिल है, जिसमें भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर शामिल है। यहाँ पर आप ये एक बात याद रखिएगा, जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है ये 2 श्रेणियों में जारी किया गया है। पहला जो श्रेणी है वो ये है कि 10 लाख से अधिक वाले मतलब कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उसके लिए, और जो 10 लाख से कम आबादी वाले शहर है उसके लिए। तो यहां से आपको जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है कि इस सूची में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर बात किया जाए तो बिहार के 3 शहर इसमें शामिल है, जिसमें जो शहर है भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस सूची में भागलपुर का स्थान 36वां है, यह भी मैंने आपको बताया। जबकि इसी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि जीवन सुगमता सूचकांक में भागलपुर को 62 शहरों में 30वां स्थान मिला है, यह भी आप ध्यान रखेगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये 62 शहरों की सूची में इसे 30वां स्थान मिला है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है, वहीं पे 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला का स्थान सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। देखिए प्रश्न यहाँ पे मतलब प्रश्न नहीं बल्कि तथ्य क्या है, तथ्य यहाँ पे ये है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा जो शहर है रहने के लिए भारत में ये है बेंगलुरु, और वहीं पे 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात किया जाए तो सबसे अच्छा जो शहर है 10 लाख से कम आबादी वाले में वो है शिमला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और इस सूची में मुजफ्फरपुर सबसे निचले स्थान पर है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। इस सूची में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिहार के 3 शहर शामिल है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं कि इस सूची में सबसे निचले पायदान पर कौन है, तो मुजफ्फरपुर है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक मामलों पर मुख्यमंत्री को सलाह देने हेतु एक आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है।
तो अभी हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने हेतु हाल ही में एक आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। और फिर यहाँ पे आगे है कि इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल होंगे। और साथ ही इस परिषद में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखिए। और यहाँ पे आगे है कि परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय नीतियों में आवश्यक सुधार करने में सक्षम होगी, मतलब इस परिषद के सिफारिशों के आधार पर। और यहाँ पे आगे लिखा गया है जिससे राज्य के औद्योगिक आधार में विविधता लाने और तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये सारी जानकारी यहां से आप याद रखिए। ये अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहां पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी रसायनज्ञ सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुमित्रा मित्रा, जिन्हें अभी हाल ही में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचानने के लिए मतलब यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से आपको याद रखना है। यह भी हाल में सुमित्रा मित्रा को मतलब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे छठा प्रश्न होगा कि भारत ने किस देश के साथ हाल ही में कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने किस देश के साथ ये हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि बी, फिजी के साथ ये समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि जलमार्ग व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने एक वर्चुअल बैठक में भारत और फिजी के बीच कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग उपलब्ध करना है, एक दूसरे का मदद करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 600 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? तो कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में वन बंधु किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा अभी हाल ही में ये योजना शुरू किया गया है, कृषि विविधीकरण योजना 2021। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस योजना से राज्य के 14 जनजातीय जिलों के 1,26,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। और इस योजना के तहत जनजातीय किसानों को 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता मिलेगी, जिसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो एनपीके और 50 किलो अमोनियम सल्फेट उपलब्ध कराया जाना शामिल है। और इस योजना के तहत विभिन्न फसलों के बीज प्रदान किए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। ये जो कोई भी योजना जब लॉन्च होता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस योजना का नाम क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपासना कामिनेनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल में फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है उपासना कामिनेनी। ठीक है, तो भी हाल ही में इसे WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनाई गई है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया कि फ्रंट लाइन फॉरेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं, जो समुदाय और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी जुड़ी जानकारी है जो आपको याद रखना है। देखिए ये सारे जो प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपके प्री एग्जाम में ही सिर्फ मदद करेगा। ये आपके सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्जाम में आपके लिए सफिशिएंट है। जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ वो सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। आप चाहते तो इसे कॉपी में नोट जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आप हमारे पेड ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये हमारे सारे पीडीएफ को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2021 के लिए ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य के मतलब कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे?
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। केरल के ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि CEU 2021 के लिए ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मतलब दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य के लिए प्रदान किया है। ये जानकारी यहाँ से आप याद रखिएगा। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है के शैलजा, ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है। और यहाँ पे आगे लिखा गया ये ओपन सोसाइटी पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि प्रत्येक वर्ष एक ऐसे व्यक्ति या फिर संगठन को दिया जाता है जो समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून 2021 को मनाया गया है। इसे मनाने की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून 2021 को मनाई गई थी। इसे जो मनाने की शुरुआत की गई थी ये लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा 2005 में की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को व्यापक रूप से विधवाओं के प्रति समाज में सम्मान और उत्थान के लिए मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और दुनिया भर में कई महिलाएं अपने जीवन साथी के खोने के बाद चुनौतियों का सामना करती है और इसे देखते हुए लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 2005 में लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा। और इसे 23 जून 2010 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी मान्यता दिया गया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि मुनीश्वर नाथ भंडारी हाल ही में किस हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये है मुनीश्वर नाथ भंडारी। और यहाँ पे आगे लिखा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ही मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभालेंगे, यानी कि सारा कार्यभार इन्हीं के द्वारा संभाला जाएगा। और अभी वे 26 जून को जस्टिस संजय यादव के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ जस्टिस का ये मतलब कार्यभार संभालेंगे। और यहाँ पे आगे लिखा गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और ये प्रश्न के वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र सीमा है ये 65 वर्ष होती है। और वहीं पे उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए यानी कि हाईकोर्ट की बात किया जाए तो न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की जो उम्र सीमा होती है ये 62 वर्ष होती है। तो ये सारी जुड़ी जानकारी भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आज की वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है और इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा इसका आंसर आपको याद होगा। आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में।
और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।